नमस्कार एवरीवन, मैं चौधरी साहब चौधरी अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 5 का चैप्टर एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अभी हम करने जा रहे हैं यूपीएससी बेस्ड जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है। तो जल चक्र में जो प्रक्रिया हमारी सम्मिलित है उसके बारे में पूछा गया है। तो वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण, ये तीनों ही हमारी जल चक्र के अंदर होती हैं। तो उपरोक्त सभी, ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी। क्योंकि जल जब हमारा समुद्रों का जो जल होता है, सबसे पहले वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन होता है और फिर वर्षण होता है। तो ये तीनों प्रक्रियाएं हमारी जल चक्र के अंदर आती हैं। क्योंकि सूर्य के ताप के कारण हमारा जो पानी होता है समुद्रों का वो वाष्पित हो जाता है, और ठंडा होने के कारण क्या होता है, यह संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। और यहाँ से फिर ये क्या करता है, वर्षा या फिर ओलावृष्टि के रूप में वापस धरती या समुद्रों पर वापस आ जाता है। तो इसी प्रकार हम इसको क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। तो ये तीनों ही क्रियाएं जल चक्र के अंदर शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा, सोडियम क्लोराइड। क्योंकि जो महासागरों और समुद्रों का जो जल होता है वो बहुत ज़्यादा लवणीय होता है, और इससे ही हमारा जो खाने वाला नमक होता है जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं वो पाया जाता है कहाँ पे, हमें समुद्रों में ही। और जो लवणीय जल होता है उसी के अंदर हमारा सोडियम क्लोराइड होता है। और लवणता की मात्रा यहाँ पे कितनी होती है, तो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा हमारी होती है औसतन लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। और इजराइल का जो मृत सागर है वो सबसे ज्यादा लवणता उसमें पाई जाती है, कितनी, 45 भाग प्रति 1000 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण है। यहाँ पे पूछा गया कि ज्वार भाटा जो आते हैं वो कैसे आते हैं, तो उसका कारण यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो होता है हमारा ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। क्योंकि जब, और उसके बाद में हमारा क्या होता है इसमें, जब महासागर का जल सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर वापस नीचे गिरता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर पर होता है, बिल्कुल नीचे के स्तर पर होता है, और वापस तटों से पीछे की साइड आ जाता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। और यह प्रक्रिया डेली रूटीन में चलती रहती है, और कम से कम दिन में 2 बार ज्वार भाटा आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, वरीयत ज्वार आने की सही स्थिति क्या है। क्या पूछा गया है, वरीयत ज्वार आने की सही स्थिति क्या है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी हमारे एक सीध में होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, वरीयत ज्वार आते हैं। क्यों, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, ये तीनों जो हमारे होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों एक सीध में ही होते हैं। और उसी टाइम क्या होता है, सबसे ऊंचे जो होते हैं ज्वार उठते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वरीयत ज्वार कहते हैं। जो सबसे ऊंचे उठते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वरीयत ज्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, वरीयत ज्वार किन दिनों में आते हैं। तो वरीयत ज्वार जो हमारे होते हैं वो किन दिनों में आते हैं, तो पूर्णिमा और अमावस्या। तो इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाता है, दोनों दिनों में, पूर्णिमा और अमावस्या में हमारे क्या होते हैं, वरीयत ज्वार आते हैं। क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, और उसी समय हमारे वरीयत ज्वार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित में से कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है आपको 2। तो सबसे पहली होगी, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊंच ज्वार आते हैं। दूसरी स्टेटमेंट आपकी क्या दी गई है, जब चंद्रमा एवं सूर्य पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं तब निम्न ज्वार भाटा आता है। तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही होंगी कि जब चंद्रमा, पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊंच ज्वार आते हैं, और जब चंद्रमा एवं सूर्य पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं तब निम्न ज्वार भाटा आता है। तो ये दोनों ही बिल्कुल हमारे सही होंगे, क्योंकि जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण हमारे क्या होते हैं, ऊंच ज्वार आते हैं। लेकिन जब चंद्रमा अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थार्थ में होता है तो उस टाइम में हमारा क्या होता है, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल
विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, निम्न ज्वार भाटा आते हैं और ऐसे ज्वार को हम क्या कहते हैं, लघु ज्वार भाटा कहते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन से लाभ उच्च ज्वार से होते हैं। यहाँ पे जो है पूछा गया कि कौन से लाभ उच्च ज्वार की वजह से होते हैं। तो पहला हमारा है उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट होगी उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं। और तीसरी हमारी स्टेटमेंट होगी इनके उपयोग से विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही होंगी। ये सभी लाभ हमें उच्च ज्वार भाटों से होते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। क्योंकि जो उच्च ज्वार होते हैं वो नौका संचालन में भी सहायता करते हैं और जल स्तर की तटाइयों तक पहुंचाते हैं। और जहाजों को और बंदरगाह जहाज जो होते हैं उनको भी बंदरगाह तक पहुंचने में ये जो उच्च ज्वार होते हैं यही मदद करते हैं। और उच्च ज्वार जो होते हैं वो मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। और उच्च ज्वार के कारण क्या होता है, मछलियां तट के बिल्कुल निकट आ जाती है, जिनसे मछुआरे उनको आसानी से पकड़ पाते हैं। और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग जो हम किस में करते हैं, विद्युत उत्पादन में भी हम उसका उपयोग करते हैं। तो इसीलिए हमारी तीनों स्टेटमेंट सही होंगी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमारा बिल्कुल सत्य कथन कौन सा होगा, गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। यह स्टेटमेंट हमारी सत्य होगी। ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। तो यह स्टेटमेंट भी हमारी सत्य होगी। और महासागरीय धाराएं आसपास के क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। और असत्य यहाँ पे कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन सी होगा। लैब्राडोर महासागरीय जलधाराएं उष्ण जलधाराएं होती हैं। तो इसीलिए हमारा जो तीसरा कथन होगा वो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं, जबकि जो गल्फ स्ट्रीम होती हैं वो हमारी गर्म जलधाराएं होती हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, वह क्षेत्र जहां गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं। क्यों, क्योंकि जहां पे सागर या महासागर जिसके स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं हमारी मिलती है, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। और जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि जहां पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वहां कोहरे वाला मौसम होता है। तो वहां पे इसकी वजह से और दिक्कत हमें क्या आती है, क्योंकि जो नाव चलाते हैं लोग, नौका संचालन जो होता है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि कोहरे के कारण वो आगे का देख नहीं पाते। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो सुनामी शब्द की उत्पत्ति हमारी ऑप्शन डी सही होगा, जापानी भाषा से हुई है। और जो सुनामी होती है उसका अर्थ क्या होता है, हमारा पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। और सुनामी एक बार 26 दिसंबर 2004 को आई थी हिंद महासागर में। इसके कारण बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि हिंद महासागर जो है हमारा, उसके कुछ द्वीप तक भी पूरी तरह से डूब गए थे। इतना भयंकर सुनामी आई थी। और भारतीय सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु जो हमारा है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, वो भी हमारा पूरी तरह से डूब गया था। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ये चैप्टर हमारा 5 नंबर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय।